बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे सीवी रमन के जीवन के बारे में, ठीक है। और इसके लेखक हैं अरविंद गुप्ता जी। और इस पाठ को गद्य में लिखना, गद्य की कॉपी में, ठीक है। पाठ 9, सीवी रमन, इसके लेखक श्री अरविंद गुप्ता जी, ठीक। और इसको किस में लिखेंगे? गद्य में लिखना, क्योंकि आप लोग कॉपी जो बनाए हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं बनाए हो। कुछ बच्चे तो बहुत ही बेकार बनाए हैं, गद्य पद्य एक साथ लिख दिए हैं और बड़ा कचरा टाइप का लिख दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा। सीवी रमन के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं अरविंद गुप्ता जी के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। ये अरविंद गुप्ता जी कौन है? अरविंद गुप्ता भारत में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और शैक्षिक खिलौने बनाने के लिए मशहूर हैं। शैक्षिक खिलौने मतलब ऐसे खिलौने जिससे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है, ऐसे खिलौने बनाने में मशहूर हैं। कौन? अरविंद गुप्ता जी। ये लेखन व अनुवाद भी करते हैं, मतलब खिलौने बनाने के साथ साथ ये लेखन का कार्य भी करते हैं और अनुवाद भी करते हैं। उनकी लोकप्रिय वेबसाइट arvindgupta.toys.com पर खिलौनों और पुस्तकों का विशाल भंडार है। अपने काम के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें बच्चों को विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है। और यह राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें कब प्राप्त हुआ? अरविंद गुप्ता जी को 1988 में, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं सीवी रमन के बारे में, ठीक है। आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अंधाधुंध पूंजी निवेश और परिष्कृत उपकरणों का बोलबाला है, ठीक है। अभी आधुनिक समय में देखा जाए तो जो प्रयोगशालाएं हैं तो उसमें पूंजी निवेश है ना, धन जो है काफ़ी लगा रहे हैं, और जो आधुनिक उपकरण है उसी का ही बोलबाला है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रयोगशाला में सबसे महंगा और कीमती उपकरण आज भी मनुष्य का दिमाग है। आप प्रयोगशाला में देखेंगे कि कई कीमती सामान भरे पड़े हैं, और ऐसे ऐसे सामान हैं जो काफ़ी महंगे हैं, किंतु हमें यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि उनसे भी महंगा, उन कीमती जो प्रयोगशाला में जो कीमती सामान है उनसे भी महंगा सामान हमारे पास है, और वह क्या है? हमारा दिमाग, यानी कि मनुष्य का दिमाग। इस बात की सच्चाई का प्रमाण हमें सीवी रमन के जीवन से मिलता है, और इसका प्रमाण हमें किसके जीवन से मिलता है? सीवी रमन जी के जीवन से मिलता है। वे अकेले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत में विज्ञान के क्षेत्र में किए गए शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन अल्प विकसित उपकरणों का उन्होंने अपने शोध में उपयोग किया, उनकी कीमत 200 रुपये से भी कम थी, ठीक है। सीवी रमन जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, उन्होंने बहुत ही कम उपकरणों का इस्तेमाल करके 200 रुपये से भी कम रुपए खर्च करके उन्होंने क्या किया? अपने शोध कार्य प्रारंभ किए, और उसमें वो सफल भी हुए। इस विलक्षण वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। ये मद्रास, उस समय ये मद्रास का हिस्सा ही था, ठीक है। कहाँ हुआ जन्म? इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। ये मद्रास का हिस्सा ही था, और कब हुआ? 7 नवंबर 1888 को। उनके पिता भौतिक विज्ञान और गणित के व्याख्याता थे। रमन को बचपन से ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने को मिली। उन्हें अपने पिता से संगीत का प्रेम भी मिला, जिसकी प्रकृति पर उन्होंने बाद में बुनियादी शोध किया। एक तरह से कहा जा सकता है कि इनके पिता इनके प्रथम गुरु रहे। इनके पिता द्वारा इन्हें विज्ञान का जो शिक्षा है वो बहुत कुछ मिला, ठीक है। विज्ञान की जानकारी इनको काफ़ी मिली, किनके माध्यम से? उनके पिता के माध्यम से, ठीक है। और सीवी रमन का
इनका पूरा नाम क्या है? सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई। उन दिनों आयु की पाबंदी न होने के कारण उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। ठीक है। पहले उम्र की कोई पाबंदी नहीं थी, किसी भी उम्र में आप कोई सी भी परीक्षा दे सकते यदि योग्यता है तो इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। 1902 में रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और भौतिकी विज्ञान में प्रथम स्थान तथा स्वर्ण पदक के साथ 1904 में बीए पास किया। ठीक है, बीए पास तो किया ही, साथ ही इन्होंने क्या प्राप्त किया? स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। 1907 में एमए की परीक्षा में वे सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए। उसके पश्चात ठीक है इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ 1904 में, है ना, और बीए पास किया। 1907 में एमए की परीक्षा में उन्होंने उत्तीर्ण तो किया, लेकिन क्या कहलाए? सर्वश्रेष्ठ छात्र भी कहलाए। रमन का कद छोटा था, जिसने उनके लिए अनेक मुश्किलें खड़ी की। रमन सर्वश्रेष्ठ छात्र तो थे, उनका दिमाग काफी तेज था, एक प्रतिभाशाली छात्र थे, किंतु उनका कद काफी छोटा था, जो उनके लिए काफी मुश्किलें, काफी बाधाएं उत्पन्न की। परीक्षा अक्सर उनके शिक्षक पूछते थे, क्या पूछते थे? क्या तुम सच में इस कक्षा के छात्र? उनका कद काफी छोटा था, इसलिए किसी को विश्वास ही नहीं होता था। महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के बाद रमन को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई, परंतु मद्रास में सिविल सर्जन ने जब उनकी जांच की तो उन्हें लगा कि रमन का छोटा शरीर इंग्लैंड का कड़क मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रमन की पढ़ाई को देखते हुए, उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी गई, किंतु डॉक्टर ने जब उनकी जांच की, उनकी शारीरिक जांच की, तब उन्होंने कहा, उन्हें सलाह दी गई कि आप विदेश ना जाएं, क्योंकि आपका शरीर वहाँ के कड़क जो ठंडा प्रदेश है, ठीक है, वह जो है, जो मौसम, वहाँ की जलवायु जो है किसके लायक नहीं है? रमन के शरीर के लायक नहीं है। ठीक है, रमन का जो शरीर था वहाँ के मौसम को सहने की क्षमता नहीं रखता था, इसलिए उन्हें विदेश जाने के लिए मना किया गया। भारत में रहकर, और उन्हें ये सलाह दी गई कि वे भारत में रहकर ही काम करें। ठीक है, और रमन राजी भी हो गए और उन्होंने फिर भारत में रहकर ही काम करना प्रारंभ किया। और रमन कहते हैं कि वे हमेशा उस डॉक्टर के ऋणी रहे जिस डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि भारत में रहकर ही आप कार्य करें। ठीक है, रमन ने भौतिक विज्ञान में एमए किया। उन दिनों विज्ञान पढ़ने वालों के लिए बहुत कम नौकरियां होती थी। अन्य विकल्प खुले न होने के कारण रमन को कलकत्ता में वित्त विभाग में शासकीय नौकरी करनी पड़ी। उनके पास नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके कारण वे वित्त विभाग में शासकीय नौकरी करने लगे। ठीक है, वित्त विभाग में नौकरी करते हुए भी भौतिकी में रमन की रुचि लगातार बनी रही। वो नौकरी करते हुए भी उनकी जो इच्छा थी, उन्होंने उसको कभी भी समाप्त होने नहीं दिया। उन्होंने घर में ही एक छोटी प्रयोगशाला बनाई और वहीं प्रयोग करने लगी। एक दिन काम से लौटते समय उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया। जब वे एक दिन बस से लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक साइन बोर्ड दिखाई दिया। उसमें लिखा हुआ था इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है, यह उस बोर्ड में लिखा हुआ था। कहा जाता है कि रमन चलती ट्राम से कूदकर, ट्राम मतलब जो ट्रेन जैसे रहता है ना, वैसा वाला बस, ठीक है, तो उस ट्राम से कूदकर रमन जी कहाँ पहुंच गए?
उस साइन बोर्ड के पास पहुंच गए जहां अमृतलाल सरकार ने उनका स्वागत किया। इनके पिता महेंद्रलाल सरकार थे। किसके पिता? अमृतलाल सरकार के पिता। भारतीय विज्ञान का प्रसार करने के लिए 1876 में इस संस्था की स्थापना की थी। ठीक है। अमृतलाल के पिता महेंद्रलाल सरकार ने क्या किया था? भारतीय विज्ञान का प्रसार करने के लिए 1876 में इस संस्था की स्थापना की। अब रमन शाम को अपने दफ्तर से लौटकर वहाँ की प्रयोगशाला में काम करने लगे। जहाँ रमन अपने जब काम करते हुए लौट रहे थे और उन्होंने अचानक वो साइन बोर्ड देखा और चलती ट्राम से वो कूद कर उस प्रयोगशाला के पास पहुँच गया जहाँ उनका स्वागत किया गया और उन्हें आमंत्रित किया गया। उसके पश्चात रमन क्या करने लगे? नौकरी से अपना काम खत्म करने के पश्चात उस प्रयोगशाला में जाते और अपना काम करते। जल्दी ही वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक शोध पत्र लिखने लगे जिनकी ओर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ और जल्दी ही वे अपनी प्रतिभा वहां दिखाने लगे। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी ने रमन को विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान की तारकनाथ पालित चेयर स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। ठीक है। रमन फूले नहीं समाये। वित्त विभाग के बही खातों से बरी होकर अब वे अपने प्रिय विषय पर शोध करने के लिए मुक्त थे। उन्हें शोध कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया। एक विशेष पद उनको प्रदान किया गया जिसके बारे में वो हमेशा, एक सपना था उनका जिसके बारे में हमेशा सोचा करते थे। ठीक है। तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर इधर क्या करने लगे? अपने शोध कार्य में लग गए। 1921 में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रमन विदेश गए। उनकी यह समुद्री यात्रा भौतिक विज्ञान के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। वे समुद्र के गहरे नीले पानी को निहारते रहते। सागर का पानी नीला क्यों दिखता है? एक सम्मेलन में वो शामिल होने के लिए विदेश जा रहे थे तो समुद्री यात्रा के दौरान वे पानी को निहारते रहे, समुद्र के पानी को निहारते रहे और उसका रंग कैसे दिख रहा था? नीला। वे देख रहे थे ध्यान से कि ये आखिर पानी का रंग नीला क्यों होता है? क्या पानी आसमान के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखता है? जो समुद्र का पानी था वो कैसा दिख रहा था? नीला। तो वो सोच रहे थे कि आखिर ये नीला क्यों दिखता है। उनके मन में प्रश्न आ रहा था कि क्या पानी आसमान के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखता है? क्या कोई और कारण है? रमन को एहसास हुआ कि सागर का नीलापन पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर संबंध के कारण है। फिर उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, यह किसके कारण हो सकता है? पानी और सूर्य के प्रकाश में संबंध, कोई क्रिया हो रही है जिसके कारण यह सागर का पानी कैसा दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। इस तरह जब जहाज के अन्य मुसाफिर ताश और बिंगो के खेलों में मस्त थे तब रमन वहाँ एक जेबी वर्णक्रम मापी से प्रयोग में मगन थे। ठीक है। वो अपने प्रयोग में व्यस्त थे, बाकी लोग खेल में व्यस्त थे और उन्होंने अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के प्रकीर्णन पर एक शोध पत्र लिख डाला और यात्रा के दौरान ही एक शोध पत्र भी लिख डाला। भारत लौटने के बाद रमन ने इस विषय पर गंभीरता से शोध कार्य शुरू किया। उन्होंने प्रकाश की किरणों को भिन्न भिन्न द्रवों से गुजारा और उनके प्रभाव का अध्ययन भी किया। भिन्न भिन्न अलग अलग जो पानी थे, अलग अलग द्रव थे, उससे उन किरणों को क्या किया? गुजारा और फिर उनके प्रभाव, वह किस प्रकार कार्य कर रही हैं, उनके प्रभाव का अध्ययन भी उन्होंने किया। अंततः 1928 में उन्होंने सिद्ध किया कि जब किसी एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है तो प्रकाश के कण और द्रव के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और प्रकाश को बिखेर देते हैं। बाहर निकलने वाली प्रकाश किरण का रंग आने वाली किरण से भिन्न होता है। बाहर निकलने वाली यह किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों की ऊर्जा की ओर मुड़ती है। ठीक है।
क्या कहा गया है कि बाहर निकलने वाली यह किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे, मतलब थोड़ा नीचे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, दोनों स्तरों में ऊर्जा की ओर मुड़ रही है। यही वह सुप्रसिद्ध रमन प्रभाव है जिस पर आगे चलकर रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और यही वह जो रमन प्रभाव था जिसने रमन जी को कौन सा पुरस्कार दिलाया, नोबेल पुरस्कार दिलाया, ठीक है। उनकी खोज से विश्व स्तर पर वैज्ञानिक शोध में तेजी आई। इससे अलग पदार्थों की संरचना के अध्ययन में बहुत मदद मिली। इस बुनियादी शोध के बाद रमन पर सम्मानों की झड़ी लग गई। इस शोध कार्य के पश्चात, है ना, ऐसा लगा जैसे रमन जी पर सम्मानों की झड़ी लग गई हो। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा रॉयल सोसाइटी में की, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रमन को नाइटहुड के सम्मान से नवाजा। ब्रिटिश सरकार ने रमन प्रभाव का जो उन्होंने शोध कार्य किया, है ना, इसकी खोज की, उसके पश्चात जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उनको कौन सा सम्मान दिया, नाइटहुड, ठीक है। 10 दिसंबर 1930 को उन्हें दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 10 दिसंबर सन 1930 को। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति थे, ठीक है, पहले एशियाई और काले व्यक्ति, अश्वेत जो गोरे नहीं थे। उनसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान मिला था। रमन के बाद उनके भांजे सुब्रमण्य चंद्रशेखर को लगभग 50 वर्ष बाद 1983 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। रमन जी से पहले साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और रमन जी के बाद यानी कि 50 वर्ष बाद किसे मिला, उनके भांजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को प्राप्त हुआ, कब, 1983 में। सदियों तक विदेशी ताकतों द्वारा शासन किए जाने के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय गौरव से भारतीय वैज्ञानिक समाज का आत्मसम्मान बुलंद हुआ, ठीक है। 200 वर्षों तक भारत गुलाम रहा, है ना, तो विदेशी ताकतों के सामने अपने शक्ति का प्रदर्शन का समय था, ठीक है, और अपने आत्मसम्मान को बुलंद करना था। तो यह अवसर प्राप्त हुआ किसके माध्यम से, रमन जी के माध्यम से। एक भारतीय वैज्ञानिक को जिसने सारा शोध भारत में ही रहकर किया हो, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलना सच में बहुत गर्व की बात है। जुलाई सन 1933 में रमन को टाटा विज्ञान संस्थान का प्रथम भारतीय निदेशक नियुक्त किया गया। अगले 15 वर्ष रमन ने इस संस्था में गुजारे और इस दौरान उन्होंने यहाँ विश्व स्तर का भौतिक विज्ञान विभाग स्थापित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक वैज्ञानिकों को प्रेरणा और प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने 6 किरण मतलब एक्सरे किरण जो है, ठीक है, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है, और उन्हें क्या किया, अपने प्रिय विषय प्रकाश और पदार्थ के बीच अंतर संबंधों पर काम करना शुरू किया, एक्स किरणों पर काम करना शुरू किया। जो एक्सरे है कि वो कैसे कार्य करता है उस पर शोध करना प्रारंभ किया। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे अगले दिन।